नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दुष्कांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आनंद शॉर्ट्स में। इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, एक सजेशन में मुझसे कहा गया था कि टेलीग्राम ऐप पे एक ग्रुप बना लीजिए जो कि इस चैनल का ही ग्रुप हो, तो मैंने चैनल का ग्रुप बना लिया है। उसमें एक चैनल भी बना है, उसमें एक ग्रुप भी बना है जिसका नाम रिव्यू मास्टर विक्रांत है और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ऐप का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ और बहुत से लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते भी होंगे जो कि स्टूडेंट होंगे। तो लिंक को फॉलो करके आप टेलीग्राम ऐप के चैनल और ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे आप मेरे ज्यादा और क्लोज आ जाएंगे। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है नाविक की तरफ से, जो कि भारत का अपना नेविगेशनल सिस्टम है, अपना जीपीएस आप कह सकते हैं। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि नाविक अब ऑपरेशनल होने वाला है और फिशरमैन्स को सबसे पहले यह मॉड्यूल दिया जाएगा, मतलब इस पर आधारित मॉड्यूल दिया जाएगा और उसका इस्तेमाल वो अपने स्मार्टफोन पे भी कर सकेंगे। तो इसमें और अपडेट निकलकर सामने आई है। मैंने बताया था आपको कि 500 फिशरमैन को दिया जाएगा, तो ये 500 फिशरमैन केरल के होंगे, बाकी 200 और फिशरमैन्स को दिया जाएगा जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु से बिलोंग करते होंगे। केरल वालों में से बहुत से लोगों को दिया भी जा चुका है और तमिलनाडु वालों को बहुत जल्दी यह रिसीव होने लगेगा। इस रिसीवर का साइज कहा जा रहा है कि साबुनदानी के थोड़ा सा बड़ा है और इसके द्वारा ट्रांसमिट किए गए रॉ डेटा को ब्लूटूथ के द्वारा फोन पर भी पढ़ा जा सकता है, अपने स्मार्टफोन पे पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर नाविक की और डिटेल आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल सकती है। पूरी वीडियो मैंने इस पर बनाकर रखी है। यहाँ पर थोड़ी और चीज ऐड कर लेते हैं। नाविक 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है जिसके द्वारा नेविगेशन भारत के अंदर और भारत की सीमा के 1500 किलोमीटर दूर तक प्राप्त किया जा सकेगा। पर इसमें की 7 सैटेलाइट अभी ऑपरेशनल नहीं है, केवल 6 सैटेलाइट ऑपरेशनल है और नेविगेशन प्राप्त करने के लिए लगभग 4 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है और 5 सैटेलाइट अगर हो तो बहुत ही अच्छा नेविगेशन प्राप्त होता है, हाई एक्यूरेसी में प्राप्त होता है। तो 6 सैटेलाइट काफी हैं और जो एक सैटेलाइट हमारे पास नहीं है 1A वाली, उसकी जगह 1I लॉन्च की जाएगी जो कि 1-2 महीने में वो भी लॉन्च कर दी जाएगी। तो नाविक जैसे कि फिशरमैन्स के लिए बनाया गया था, तो शुरुआत फिशरमैन से ही हो रही है। आगे आने वाले समय में इसको जब हमारी दूसरी कंपनियां, हमारे भारत देश की दूसरी कंपनियां इसको खरीद लेंगी तो स्मार्टफोन में भी आने की इसकी पूरी संभावना है और इसरो ने इसके लिए उनका आह्वान भी किया है कि आप इस टेक्नोलॉजी को लें और इस पर आधारित डिवाइस बनाना आप स्टार्ट कर दें। दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर है भारतीय सेना की तरफ से। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 68,000 संख्या में हमारे पास शॉर्ट है, मतलब 68,000 इस प्रकार की अलग अलग तरह की मिसाइलें भारतीय सेना को आवश्यकता है और कुछ 850-900 इस प्रकार के लॉन्चर की आवश्यकता है। आपको पता होगा स्पाइक डील हम करने वाले थे इजराइल से, वो कैंसिल हुई और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि हम इजराइल से स्पाइक खरीदेंगे जो कि इसी प्रकार की एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो यह 68,000 मिसाइलें हमारी कुल मिसाइलों की 60% होती हैं, मतलब 60% की हमारे पास शॉर्टेज है। यदि युद्ध हो जाए तो हम युद्ध में जो हमारे पास है उनका इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास फिर इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बुरी स्थिति है। इसके अलावा जो हमारे पास 40% मिसाइलें हैं वो सेकंड जनरेशन की मिसाइलें हैं जिनके द्वारा रात में लड़ाई नहीं की जा सकती है और भारत को आवश्यकता है थर्ड जनरेशन मिसाइल्स की, जो कि वो इजराइल के स्पाइक और अमेरिका के जेवलिन में से चुन सकता है। जो भी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू स्पाइक मिसाइल खरीदने का प्रयास किया जा रहा है उनकी संख्या लगभग 2500 है और कुछ 96 इस प्रकार के हम लॉन्चर खरीदेंगे। अभी भी हमें 8000 इस प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकता है जो कि मैन पोर्टेबल हो। उनमें से 2500 हम खरीदने जा रहे हैं फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू और भी बहुत सी बस्ती हैं जिनको अभी खरीदना बाकी है। दोस्तों, अगली खबर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और डिफेंस पीएसयूज पर इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है। अभी तक डिफेंस पीएसयूज या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड लाभ कमा कर नहीं देती थी और भारत सरकार को या डिफेंस मिनिस्ट्री को इस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। जिस प्रकार से भारत सरकार की अन्य पीएसयूज लाभ कमा कर देती है उसमें उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, पर इस प्रकार की पीएसयूज पर उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था। तो अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने सब चीज मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नए प्रोजेक्ट जो आएंगे, नए प्रोग्राम आएंगे, उस पर प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी और इस प्रकार से हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और डिफेंस पीएसयूज की जो क्षमता है उसको बढ़ा पाएंगे और तेजी से काम हो पाएगा। इससे पहले गवर्नमेंट ने पूछा था 2013 के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और डिफेंस पीएसयूज ने क्या किया, इसकी पूरी एक रिपोर्ट दी जाए और अचीवमेंट बताई जाए कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि डिफेंस पीएसयू और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड उन प्रोडक्ट को बनाने का काम करती हैं जो कि डीआरडीओ डेवलप करा होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट करके। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ उत्पादों को छोड़ दिया है, जैसे कि आर्मी की जो टैंक है, कॉम्बैक्ट व्हीकल है और स्पेशलाइज्ड जो ट्रक है उनको छोड़ दिया है। उनमें इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी। बाकी चीजों की प्राइवेट पार्टनरशिप करके इन्वेस्टमेंट करवा
करवाया जाएगा और प्रोडक्ट नए डेवलप किए जाएंगे। वहीं प्राइवेट कंपनीज ने कहा है कि ऑर्डर की वैसे ही कमी है और अब इस प्रकार की चीजें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ हो रही हैं, जिससे हम पर भी अब थोड़ा दबाव बढ़ने लगा है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में किस प्रकार से घटनाक्रम बनते हैं। क्या पता हम बाहर की कंपनियों का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर पाए या कुछ और प्लान हो सकता है सरकार का। फिलहाल में उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को इन्वेस्टमेंट देने से अब बिल्कुल मना कर दिया है। 41 इस प्रकार की फैक्ट्री है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और 8 इस प्रकार की डिफेंस पीएसयूज है। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर थोड़ी हंसी वाली है। चाइना का एक सबमरीन जापानी समुद्री क्षेत्र में घूम रहा था और एक ऐसे आइलैंड के पास घूम रहा था जहां पर जापान का कब्जा है, पर चाइना उसको अपना कहता है और यह ईस्ट चाइना सी में है। तो यह घटना 12 जनवरी की है। इंटरनेशनल वाटर पे एक सबमरीन ऊपर उभर कर आया जिसमें चाइना का झंडा लगा हुआ था और यह कहा जा रहा है कि इसको जापानीज नेवी ने ऊपर आने पे मजबूर किया क्योंकि उन्होंने इसको ट्रैक कर लिया था, उनकी वॉरशिप ने उसको ट्रैक कर लिया था और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट ने भी उसको ट्रैक कर लिया था और उसको ऊपर आने पे मजबूर कर दिया। जापानीज डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि वो इसको 2 दिन से ट्रैक कर रहे थे, मतलब 10 जनवरी से वो इसको ट्रैक कर रहे थे और इसको 2 दिन बाद ऊपर आने पे मजबूर कर दिया। तो क्या चाइना का सबमरीन कुछ इस प्रकार के सबमरीन है जिसको कोई भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है? तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बार आत्म जरूर देंगे इस वीडियो संबंधी कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं और जिससे आपका डिफेंस और स्पेस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। नमस्कार, थैंक यू।